ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चीन की विस्तारवादी सोच के बारे में पूरी दुनिया को पता है। अब यही चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। इस पर अमेरिकी रिपोर्ट में क्या लिखा है, आपको बताएंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की की साजिश को भी आज डिकोड करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ एक बार फिर तुर्की पहुंचे हैं। दोनों देशों में क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी डिटेल भी आपके सामने होगी। उत्तर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि सरेआम गाजियाबाद में कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में क्राइम ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा है कि इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और रात 8:30 बजे मौसम की बात होगी, जिसमें आज आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट मौसम की बर्बादी वाली कसम। तो शुरुआत करते हैं भारत की बात की, और सबसे पहले बात हमारी कवर स्टोरी में उस चक्रव्यूह की होगी जो भारत के 3 पड़ोसी देश बेहद गुपचुप तरीके से तैयार कर रहे हैं। ये वो पड़ोसी हैं जो भारत के साथ दोस्ती, शांति, सहयोग का ढोंग करते हैं, लेकिन इनकी असली हकीकत क्या है, यह आज आपको मैं बताऊंगी। पड़ोसियों की साजिश को समझने से पहले आपको एक मैप देखना चाहिए। भारत के आसपास चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, और तीनों से भारत के संबंध इस वक्त अच्छे नहीं हैं। हो सकता है आप पाकिस्तान को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हो। अगर आप ऐसा मानते हैं या सोचते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की ढाल बनकर बैठा चीन है। और यही चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुन रहा है। आज हम अमेरिकी रक्षा इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट भी डिकोड करेंगे। इस रिपोर्ट की एक एक बात आपके सामने होगी। आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर, पूर्व और पश्चिम से एक साथ भारत की घेराबंदी करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसके पड़ोसी बहुत अच्छे नहीं मिले हैं, और इन खराब पड़ोसियों में पहला नाम चीन का ही आता है। चीन भारत को आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य, राजनीतिक, सामरिक हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। कैसे, इसे समझिए। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ यूएन में जो भी प्रस्ताव भारत लेकर आता है, चीन उसके खिलाफ जाता है। चीन शांति का ढोंग तो करता है, लेकिन कई बार एलएसी पर उसकी साजिश से पर्दा उठ चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसाना भी उसकी भारत के खिलाफ साजिश का ही हिस्सा है। श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पा रहा तो चीन ने 99 साल के लिए उसके हम्बनटोटा बंदरगाह पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। नेपाल, मालदीव, भूटान को भी चीन ने इसी तरह से अपनी साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है, जिस पर दावा किया गया है कि भारत का पड़ोसी चीन एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है, और भारत भी चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। पहली तस्वीर, शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ। दूसरी तस्वीर, शी जिनपिंग और मोहम्मद यूनुस। तीसरी तस्वीर, इस्लामाबाद में चीन और तालिबान के बीच बैठक। तस्वीर पुरानी है, लेकिन हर तस्वीर में चीन कॉमन। ये सिर्फ मीटिंग की तस्वीरें नहीं है, बल्कि उस साजिश का हिस्सा है जो चीन भारत के खिलाफ दिन रात सोते जागते बुनता रहता है। और इसका सबूत दे रही है अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चीन की विस्तारवादी नीति और भारत के लिए उसकी सामरिक चुनौती पर चिंता जताई गई है। अमेरिका की इस रिपोर्ट में माना गया है कि भारत चीन को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानता है, जबकि पाकिस्तान को एक सीमित सुरक्षा समस्या के तौर पर देखता है, जिसे नियंत्रण किया जा सकता है। दरअसल चीन की फितरत में धोखा है। वो बातचीत और शांति का ढोंग करता है, लेकिन पीठ पीछे उसने कई बार खंजर घोंपा है। रिपोर्ट बता रही है कि लाल सेना जमीन से लेकर समंदर तक हर जगह भारत के इर्द गिर्द अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के सैन्य ठिकाने म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए गंभीर सामरिक खतरा बन सकता है, क्योंकि ये देश भारत की सीधी समुद्री और थल सीमाओं के निकट है।
ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है ताकि ड्रैगन हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ा सके। भारत एक बहुत डेंजरस नेबरहुड में रह रहा है और उसमें चाइना, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश भी शामिल हो गया है। जहां तक चाइना की बात है, चाइना हमारा लॉन्ग टर्म थ्रेट है। चाइना का हमारे ऊपर ट्रेड सरप्लस है, कम से कम $52 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। तो उनका सिर्फ ट्रेडिंग का हमारे साथ इंटरेस्ट है, बाकी जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है वो हमेशा रहेगी। और जैसा जैसा भारत आगे बढ़ता जाएगा, चाइना जो है हमारा दुश्मन, उसकी दुश्मनी हमारे प्रति और बढ़ती जाएगी। दुनिया एलएसी पर चीन की हिमाकत एक बार नहीं कई बार देख चुकी है। हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद उसके सैनिक भारतीय इलाकों पर गिद्ध की नजर गड़ाए बैठे हैं। पिछले साल अक्टूबर में भारत ने पूर्वी लद्दाख से सटी हुई नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ डिसएंगेजमेंट करार किया था, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई थी और तनाव थोड़ा कम हो गया था। लेकिन सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है। ऐसे में चीन की तरफ से धोखा देने की आशंका बनी रहती है और यही वजह है कि भारतीय सेना चीन की आर्मी की हर हरकत पर पैनी नजर रखती है ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। हाल ही के समय में जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, खासकर साउथ एशिया में, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत ही हुआ है। शी जिनपिंग अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि छोटे छोटे देशों को भी भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। पिछले साल मालदीव में मुइज़्ज़ो सरकार के साथ चीन ने 20 से ज्यादा समझौते किए थे। मुइज़्ज़ो के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव के बीच रिश्ते बिगड़े हैं। म्यांमार में जब से सैन्य शासन आया है, तब से ये देश भी चीन के करीब गया है, क्योंकि चीन ने इस देश पर भी कर्ज का बोझ डाल रखा है। श्रीलंका को भी चीन कर्ज के जाल में फंसा चुका है। चीन ने श्रीलंका में भारी भरकम निवेश किया है। नेपाल पर भी चीन की सरकार बार बार डोरे डालने की कोशिश कर रही है। शी जिनपिंग हर उस मुल्क में जहर फैला रहे हैं जो भारत के करीब है या जिनके बॉर्डर भारत से लगते हैं। सबसे सावधान रहने का, किसी भी दुश्मन से, किसी भी देश के लिए सावधान रहना, और उसके लिए एक ही इम्पोर्टेंट चीज है, एक ही प्री कंडीशन है कि आप अपने देश को स्ट्रांग बनाओ, सक्षम बनाओ, ताकतवर बनाओ। और ताकत की जो है 2-3 परिभाषाएं होती है। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने देश में होनी चाहिए। दूसरा, आपको अपनी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, आर्थिक स्थिति है, उसको बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को बहुत स्ट्रांग करना है, कंटिन्यूसली स्ट्रांग करना है, आधुनिक हथियारों से। इंडिजिनस डेवलपमेंट होनी चाहिए, आप किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। यही वजह है कि भारत भी अब पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को सबसे बड़ा खतरा मानता है। अमेरिकी रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है, जिससे निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत के ज्यादातर पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता है। कहीं नाम की कठपुतली सरकार है तो कहीं सेना का शासन। बांग्लादेश में सेना और मोहम्मद यूनुस के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो मुनीर कभी भी शहबाज का तख्ता पलट कर सकता है। श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता का दौर सबने देखा है। म्यांमार में भी सरकार की जगह सेना देश चला रही है। नेपाल में भी राजनीतिक अस्थिरता के बादल मंडराते रहते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता होना ही चीन के लिए आपदा में अवसर है। चीन ने पाकिस्तान को 2,43,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। बांग्लादेश भी चीन के 76,600 करोड़ के कर्ज तले दबा हुआ है। शी जिनपिंग ने श्रीलंका को 72,685 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। मालदीव पर चीन का 8,170 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसी का फायदा उठाकर चीन बड़े शातिराना तरीके से अपने विस्तारवादी प्लान को अंजाम तक पहुंचा रहा, जिससे वो धीरे धीरे भारत के नजदीक आ रहा है। इधर चीन भारत को घेर रहा है और उधर पाकिस्तान और तुर्की में नई खिचड़ी पक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शहबाज शरीफ ने तुर्की को अपना दूसरा घर बना लिया है। शहबाज पाकिस्तान में कम, तुर्की में ज्यादा नजर आते हैं। ये वही तुर्की है जिसके ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। ये वही दगाबाज तुर्की है जिसकी भारत ने सबसे पहले मदद की थी, लेकिन आतंकिस्तान के प्रेम में डूबे एर्दोआन सब भूल गए। चीन, पाकिस्तान और तुर्की की ये तिगड़ी भारत की घेराबंदी कर रही है। कंगाल मुल्क पाकिस्तान चीन की मिसाइलों और तुर्की के ड्रोन से भारत पर अटैक करता है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है।
दरअसल शहबाज और एर्दोआन की बार बार हो रही मुलाकात के पीछे बड़ा खेल है। ये खेल मिडिल ईस्ट से शुरू होता है, जहां ईरान, सऊदी अरब, इजराइल और तुर्की ये बड़ी शक्तियां हैं। मिडिल ईस्ट में एर्दोआन का सपना खुद को शहंशाह साबित करने का है। वो खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बनते हुए देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास परमाणु बम पर एर्दोआन की नजर है, ताकि वो भी खुद को सर्वशक्तिमान साबित कर सके। लेकिन जितना रिलेशनशिप आज इंडिया से है, वो जितना गल्फ कंट्रीज इंडिया को तवज्जो दे रहे हैं, सारे के सारे गल्फ कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, फिर भी इंडिया को तवज्जो दे रहे हैं, वो पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान भी गल्फ को छोड़ के टर्की की तरफ देखा है, और टर्की ने भी देखा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और टर्की को भी लगा कि हम साउथ एशिया में पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को अगर अपने इसमें लेंगे तो हमारा एक ब्रॉडर जो आने वाले समय अगर 10 साल 20 साल में अगर जियो पॉलिटिक्स बदलती है तो कहीं इस्लामिक वर्ल्ड में हमारी एक्सेप्टेंस बढ़े, हम इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बन के उभरे। भारत की एक तरफ आतंकियों को पालने वाला आतंकिस्तान है, तो दूसरी तरफ वो बांग्लादेश जो भारत के एहसान की वजह से ही अस्तित्व में आया। लेकिन अब यही बांग्लादेश भारत को आग दिखा रहा है। बांग्लादेश में आर्मी और अंतरिम सरकार आमने सामने है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक्कारुज़्ज़मान ने साफ तौर से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि जब तक कोई चुनी हुई सरकार नहीं बन जाती है, तब तक ना तो कोई मानवीय गलियारा बनाया जाएगा और ना ही किसी विदेशी को कोई बंदरगाह आवंटित किया जाएगा। ये बात बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कही है, लेकिन इसके पीछे यूनुस को भारत का हाथ दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि बांग्लादेश के मौजूदा संकट के लिए भारत जिम्मेदार है। बांग्लादेश में जो स्थिति है वो भारत की साजिश का नतीजा है। भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। यूनुस का तो यहाँ तक आरोप है कि भारत जानबूझकर उनके देश को संकट में धकेल रहा है। गजब हाल है मोहम्मद यूनुस का। सरकार आपकी, सेना आपकी, देश आपका, और देश में फैले संकट के पीछे हाथ भारत का। Mohammed Yunus tried to have a demonstration yesterday in Dhaka. You know, some students were called, but it was a very small demonstration. Nobody really turned up. It shows that the support for Mohammed Yunus is very, very low. And in fact, the general Waqar-ur-Zaman is far more popular today because the army is seen as a institution for stability, an institution for authority, and nobody is supporting what Mohammed Yunus is doing because all that he has done, he has tried to ruin the relationship with India, he has tried to stop the trade with India. There is all this turmoil going on in the country. So to say that Mohammed Yunus is going to lead again makes no sense at all. एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब चीन के इशारे पर नाच रहे हैं, क्योंकि चीन ने उन्हें अपनी चंगुल में बुरी तरह से जकड़ लिया है और अब चीन भारत के खिलाफ इन दोनों मुल्कों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की बात में अब अपनी अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से है, जिसे सरकार उत्तर प्रदेश और पुलिस अपराध मुक्त बताते नहीं थकती। लेकिन इन दावों को बेदम करती हकीकत यह है कि सूबे में सिर्फ 24 घंटे में ही 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। सबसे अफसोसनाक तो यह है कि इनमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। यूपी के जिला गाजियाबाद में तो कानून का ही कत्ल हो गया। सही सुना आपने, और यहां बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। जिस प्रदेश की पुलिस कानून के राज की दुहाई देती नहीं थकती, जहां की सरकार अपराधियों को मिट्टी में मिला देने के दावे करती है, उसी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांस्टेबल सौरभ की हत्या कर दी गई। कांस्टेबल सौरभ गाजियाबाद के वांटेड अपराधी कादिर को पकड़ने गए थे। कामयाबी भी मिल गई, लेकिन इस बदमाश में कानून का खौफ शायद न के बराबर था। तभी तो इसने एक इशारा किया और इसके गुर्गों और समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी की, गोली चलाई गई। इस दौरान कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। इस तरह से वांटेड क्रिमिनल कादिर और उसके लोगों ने कानून के राज के दावे का ही खून कर दिया। कांस्टेबल सौरभ और अपराधी कादिर के बारे में आपको आगे बताएंगे, उससे पहले इस बर्बर वारदात को पुलिस की जबानी सुनिए। थाने में गांव में जो भी वहाँ लोगों ने विरोध किया, मजामत हुआ और उसमें कुछ अज्ञात हमलावरों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें उस आरक्षी को गोली लगी और उसकी डेथ हो गई। एक वांछित कादिर नामक नाव का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। समुचित धाराओं में उसके लिए उसके अनुसार अभियोग रचित कर लिया गया है, अन्य वैधानिक कार्रवाई की है। गाजियाबाद में सरेराह अपराधी कादिर के लोगों ने आखिर कैसे कांस्टेबल सौरभ की निर्ममता से हत्या कर दी, अब उसे भी समझिए।
सौरभ नोएडा के फेज 3 थाने में तैनात थे। उनके थाने की पुलिस को सूचना मिली कि लूट के मामले में वांटेड कादिर उर्फ मंटा गाजियाबाद के मसूरी थाने के नाहल गांव में छिपा है। इस पर नोएडा पुलिस की टीम ने रविवार की आधी रात मौके पर जाकर दबिश दी। आरोपी को पकड़ भी लिया, लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही उसे लेकर गांव से बाहर निकली, कादिर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, इन्हें पकड़ो और मारो। इतना सुनते ही कादिर समर्थकों की भीड़ जमा हुई। लोगों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कादिर चिल्लाता रहा, पुलिस वालों को मारकर दफन करने का शोर मचाता रहा। इस उकसावे पर भीड़ के सिर पर खून सवार था और इसी बीच कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लग गई। उनके साथ कांस्टेबल सोनित भी घायल हुए। भारी पथराव के बीच पुलिस अपने घायल साथियों को लेकर मौके से निकली। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक कांस्टेबल सौरभ दम तोड़ चुके थे। अब पुलिस ने कांस्टेबल के हत्यारों पर बीएनएस की दर्जन भर से ज्यादा धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपी कादिर के भाई समेत तमाम हत्यारों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस वारदात ने कैसे यूपी पुलिस के इकबाल को ध्वस्त कर दिया है, इस पर हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो 3 मंजिला मकान है ये कादिर का है। घर के बाहर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस की टीम ने कादिर को घर के अंदर से ही दबोचा। घर के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये कादिर नाम के बदमाश का घर है, जिसके ऊपर 24 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। यहाँ पर जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम ने कादिर को यहीं इस घर से दबोच लिया और जब पुलिस की टीम, सामने जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की टीम कादिर को लेकर के जब जा रही थी, तब पुलिस की टीम के ऊपर अचानक से हमला कर दिया गया, पथराव कर दिया गया और गोली भी चलाई गई। गाजियाबाद के मसूरी में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है और अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार वो कौन बदमाश थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस की टीम के ऊपर हमला किया। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि कांस्टेबल के कातिल पकड़े जाएंगे और उनका कानूनी हिसाब होगा। लेकिन क्या कांस्टेबल सौरभ की जान खुद यूपी पुलिस की गलती से नहीं गई? इसका जवाब गाजियाबाद पुलिस के बयान में ही छिपा हुआ है। अपराधी कादिर पर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो शातिर बदमाश था, लेकिन नोएडा की पुलिस बिना गाजियाबाद पुलिस को सूचना दिए उसे पकड़ने पहुंच गई। जरा सोचिए, अगर नोएडा पुलिस ने पड़ोसी जिले की पुलिस का साथ लिया होता, पुलिस बल का मुकम्मल इंतजाम किया होता, तो क्या कादिर समर्थकों की भीड़ कांस्टेबल सौरभ की जान ले पाती? आप कहेंगे ऐसा हरगिज नहीं होता, लेकिन अफसोस एक नौजवान पुलिस वाला वर्दी का फर्ज निभाने के दौरान मारा गया। ऐसे में अब उनके शामली जिले के गांव में मातम पसरा हुआ है। जवान बेटी की मौत से पिता सदमे में है, बड़ा भाई गमजदा है। पूरे परिवार की आंखें रो रो कर पथरा चुकी हैं। मुमकिन है कि ट्रेंड के मुताबिक यूपी पुलिस बुलडोजर से अपराधी कादिर का घर गिरा दे, कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा दे। लेकिन सवाल इससे बड़ा है, क्या सरेआम एक पुलिस वाले की हत्या यूपी की पुलिस और सरकार के बड़बोले दावों की पोल खोलने वाली नहीं है? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सिर्फ 24 घंटे में यूपी में 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आप भी यूपी को अपराध मुक्त बताया जाएगा? क्या आप भी इसे सूबे में कानून के शासन की दुहाई दी जाएगी? अगर ये सब किया जाए, कोई ऐसे दावे करे, तो आप उनके सामने एनसीआरबी के ये आंकड़े जरूर पेश कीजिएगा, जिसके मुताबिक 2020 में यूपी में हत्या की 3779 वारदातें दर्ज की गई। 2021 में इसमें मामूली सी कमी आई और यूपी में कत्ल की तादाद 3717 रिकॉर्ड की गई। 2022 में यह नंबर 3491 दर्ज किया गया। तीनों ही साल भारत में सबसे ज्यादा हत्या की वारदातें इसी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। 2023 और 2024 में मर्डर का नंबर सामने नहीं आया है, क्योंकि बीते 2 सालों के एनसीआरबी के आंकड़े भी अब तक सामने नहीं आए। आपने इन दिनों यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के बारे में भी सुना होगा, जिसका मकसद अपराधियों को पकड़ना और पुलिस पर हमला करने वाले मुजरिमों का इनकाउंटर करना है। ऑपरेशन का नाम लंगड़ा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर एनकाउंटर में अपराधी पैर में गोली लगने के बाद लंगड़ाते नजर आए। इसकी बानगी भी देखिए। आप मेरे बगल में यूपी के 6 जिलों की तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें शामली, मथुरा, मुरादाबाद, गोरखपुर, इटावा और गौतम बुद्ध नगर है। हर जगह पुलिस के मुताबिक अपराधियों से मुठभेड़ हुई, उनके पैर में गोली मारी गई, फिर लंगड़ाते बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये मंजर मुजफ्फरनगर का है, जहां एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई। पहले लाठी डंडे चले, फिर गोली चली और महकार नाम के बुजुर्ग की जान चली गई।
गोली चलाने वाला दिल्ली पुलिस का सिपाही बताया जा रहा है। नाम शोकेंद्र है, लेकिन वारदात के बाद से फरार है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जौनपुर में बर्बरता ऐसी हुई कि देखकर जल्लाद भी शर्मा जाए। यहाँ 15 साल पुरानी रंजिश में एक शख्स और उसके 2 बेटों की हथौड़े मार मार कर हत्या कर दी गई। वारदात से आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हत्यारों पर फौरन कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां अकबराबाद इलाके में गोकशी और गोमांस के शक में मुस्लिम युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। पाणी जे आहे ते सगळं पाणी आता गावांमध्ये घुसलेलं आहे। कि जुहू बीच पर जो है मुंबई पुलिस और लाइफ गार्ड की टीम को तैनात किया गया है, क्योंकि हवा इतनी तेज है और विजिबिलिटी नहीं है। पहला बारिश में पानी इतना भर है तो आगे का क्या हो जाएगा मालूम नहीं पड़ता है। मई महीने में आमतौर पर इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन इस बार मई महीने में जितनी बारिश हुई है पिछले 33 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आज एक हफ्ते बाद आप सबसे मेरी मुलाकात हो रही है। तारीख है 26 मई। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में नोएडा के फिल्म सिटी में मौजूद अपने दफ्तर से ये बुलेटिन पढ़ रही हूँ। आमतौर पर इन दिनों तापमान 42 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी नहीं बल्कि आंधी तूफान का दौर चल रहा है। मौसम का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे ही तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार होता है, अचानक आसमान में अंधेरा सा छा जाता है और फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। महाराष्ट्र में तो 35 साल में पहली बार 25 मई को ही मानसून पहुंच गया। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। बहुत कम शब्दों में अगर आपको बताएं तो आसमान से बरसती तबाही की जो तस्वीरें हम जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई महीने में देखते थे, वो पिक्चर मई में दिखाई दे रही है। तो सवाल यह है कि क्या मौसम ने इस बार बर्बादी की कसम खाई है? मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे तक इसी प्रकार से रुक रुक कर तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि यदि बहुत आवश्यक ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों से बाहर अगर काम के लिए निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें। अरे अभी तो मई चल रही है, फिर मुंबई क्यों डूब रही है? बहुत तेज बरसात हो रही है। मुंबई करों को तेज बरसात के साथ तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा। मॉनसून की दस्तक वाली तारीख तो बहुत दूर थी, फिर आसमान से मुसीबत क्यों बरस रही है? और यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी में जा भी नहीं सकते हैं। गटर भी खुला हुआ है, एक जगह मेरा पैर भी फंस गया था, गिरने से बच गया, अपने आप को संभाल लिया। वो शहर जिसे बारिश की आदत है, वो भी मॉनसून के सरप्राइज को पचा नहीं पा रहा है। 35 साल में पहली बार मॉनसून तय वक्त से इतना पहले महाराष्ट्र पहुंचा है। कल ही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मानसून के आगमन की एक सूचना दी।
जिसके बाद से महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं, रत्नागिरी, कोकण, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मुंबई, इन जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ पुणे और बारामती में भी भारी बारिश हो रही है। जो पहले कभी नहीं होता था वो अब क्यों हो रहा है? राजधानी दिल्ली जो मई महीने की प्रचंड गर्मी में झुलस रही होती थी, वहां आंधी, बारिश और तूफान का दौर क्यों दिखाई दे रहा है? दिल्ली एनसीआर में जब लू चलनी चाहिए थी, उस वक्त कभी 60 तो कभी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं लोगों के मन में खौफ पैदा कर रही हैं। देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कोई बड़ी आपदा, लेकिन हाँ, ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो आइसोलेटेड इवेंट्स होते हैं, कई बार ये बड़े क्षेत्र पर भी हो सकते हैं, हवा गति काफी तेज रह सकती है, इससे नुकसान तो होता है। सवाल ये है कि मौसम का ये बदला हुआ तेवर क्या किसी तबाही का ट्रेलर है? क्या तय वक्त के पहले मॉनसून की एंट्री किसी गड़बड़ का संकेत है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको सावधान कर सके। महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और यूपी से लेकर दिल्ली तक बार बार मौसम का बदलता मूड चेतावनी देता हुआ दिख रहा है। शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करते हैं, जहां सोमवार को भारी बारिश के बाद शहर का चक्का जाम हो गया था। हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में है, गोरेगांव के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और देखिए पहली बारिश में मुंबई की गति किस प्रकार से धीमी हो गई है। मुंबई की गति को ब्रेक लगा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश की वजह से लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें सड़क यातायात की, तो जगह जगह ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। जहाँ पर गाड़ियों की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी, यहाँ देखिए जो वाहन है वो रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। और देखिए किस प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है और दूर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो काले बादल घेरे हुए नज़र आते हैं, जो बताते हैं कि अगले कई घंटों तक मुंबई में इसी प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं लगा, बल्कि मुंबई के बड़े से बड़े पॉश इलाकों में सड़कें डूब चुकी थी। फिलहाल ये तस्वीर लिंक रोड की है। ये काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है, सेंटा क्रूज का एरिया है जो जुहू और बांद्रा को कनेक्ट करता है। और हाईवे पर तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक है, तो लोग जो हैं ये एक ऑप्शन के तौर पर इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ हैं उनको एक किनारे से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक सामान्य सड़क है, लेकिन पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस पूरी सड़क पर भर चुका है, जिसके चलते बसेस जो है वो आगे नहीं आ पा रही। लोग अभी भी बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे हैं और बरसात का पानी निकलने के लिए जगह भी नहीं बची है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें मुंबई के वर्ली में मौजूद अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की हैं, जहां ट्रेन के ट्रैक पर नहीं बल्कि सीढ़ियों तक से झरना बह रहा था। इसी महीने सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था, जो मॉनसून में पहली बारिश की मार से सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। मेट्रो तो क्या, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय भी मॉनसून की पहली बारिश के बाद हाँफ रहे थे। समझ रहे हैं आप, मुंबई में मॉनसून की पहली बारिश ने सिर्फ निचले इलाकों को नहीं डुबोया, बल्कि पॉश इलाकों तक को अपने कब्जे में ले लिया और हालात इतने खराब हुए कि समंदर किनारे पुलिस की टीम तैनात करनी पड़ी। कि मैं जुहू बीच पर स्थित हूँ और यहाँ पर बहुत तेज़ बरसात हो रही है। मुंबईकरों को तेज़ बरसात के साथ तेज़ हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही है और विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत लो है। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि जुहू बीच पर जो है मुंबई पुलिस और लाइफ गार्ड की टीम को तैनात किया गया है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है और विजिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में
बरसात के दौरान अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो टीम यहाँ पर तैनात है। मुंबई पुलिस की टीम के साथ साथ जो लाइफ गार्ड है वो अपनी बोट के साथ यहाँ पर तैनात है, जो उन्होंने किनारे पर लगा रखा है कि अगर कोई यहाँ पर फंसता है तो उसको बचाने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर लाइफ गार्ड के साथ साथ जो फ्लैग्स हैं वो भी लगाए गए और इस तरह के जो स्पीकर्स लगाए गए हैं उससे अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है कि कोई भी समुद्र किनारे ना आए और ये हाई टाइड के दौरान मुंबई में और तेज बारिश होगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये सोमवार सुबह 9:30 बजे की तस्वीर है, जब 30 से 40 मीटर से ज्यादा दूर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि समंदर किनारे खड़े हो पाना भी मुश्किल साबित हो रहा था। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूँ। लगातार तेज बारिश के बीच समुद्र में 4.77 मीटर की ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। एहतियातन जुहू बीच को खाली कराया गया है। लोगों से साफ हिदायत दी गई है कि समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति ना रहे। ऐसे पर जो स्थानीय लोग हैं, खास करके जिनका जुहू चौपाटी के किनारे रोजगार चलता है, वो भी अपने साजो सामान को बांध रहे हैं, अपने ज़रूरी सामान चौपाटी के किनारे से हटा रहे हैं। लाल रंग के झंडा लगाकर एक रस्सी खींच दी गई है, खतरे का क्षेत्र बताया गया है। और ऐसे पर जो लोग बारिश का आनंद लेने के लिए या फिर समुद्री किनारे का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि समुद्री किनारे पर जाने से लोगों को रोका जा रहा है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल के ट्रैक डूब गए, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और स्टेडियम के भीतर तक पानी भर गया। इसे तबाही न कहे तो क्या कहे, पहली बारिश में ही दक्षिण मुंबई की कई सड़कें तक धंस गई थी। फ्लाइट्स हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा डीले का असर पड़ रहा है, क्योंकि मौसम ने एक अलग रुख अपना लिया है। तो मुंबई में बीएमसी की तरफ से तैयारियां भी इसको लेकर की गई है। मुंबई के 5 प्रमुख ऐसे इलाके हैं जहां एनडीआरएफ की टीम तैनात है। बीएमसी लगातार जो है हेल्पलाइन के जरिए लोगों को सूचना पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मुंबई के कुछ हिस्सों में आज 200 mm बारिश हुई है। ये बारिश कितनी ज्यादा है, इसे ऐसे समझिए कि मुंबई में मई महीने में होने वाली बारिश का 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे 10 दिन पहले महाराष्ट्र में एंट्री ली है, और वो भी पूरी ताकत के साथ। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि केरल में मानसून पहुंचने के करीब 7 से 10 दिन बाद महाराष्ट्र में एंट्री होती है। लेकिन इस बार 24 मई को मानसून केरल पहुंचा और महज 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। मुंबई में सोमवार को तांडव मचा, जबकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रविवार को ही भीषण बारिश शुरू हो गई थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर किसी आम इलाके की नहीं, बल्कि पुणे सोलापुर हाईवे की है, जहां भारी बारिश के बाद इनोवा कार औंधे मुंह पलटी हुई दिखाई दे रही है। चार दिन की बारिश के बाद हाईवे डूब चुका है और यातायात पूरी तरह से ठप है। बारिश इतनी विकराल है कि उसके सामने पूरा सिस्टम बौना दिख रहा है। रायगढ़ के करजत से आई अगली तस्वीर देखिए। दिन के वक्त भी बादलों ने अंधेरा कर रखा है, बिजली चमक रही है और रास्ते पर पानी का कब्जा हो चुका है। दहिवली नदीवरून पाणी जाणं चालू झालं आहे। महाराष्ट्र के बीड में तो बारिश मिट्टी के पुल को ही अपने साथ बहा ले गई। महाराष्ट्र के सतारा से आई इन तस्वीरों को देखकर एक बार तो यकीन ही नहीं होता कि मई महीने में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पहली बारिश नहीं है, तीसरी बारिश है मुंबई में और पूरा भर गया है। ऐसी नौबत आई कि मेट्रो लाइन हल्की से बारिश में पूरी बंद हो गई है। इस पे क्या भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने तो आना ही चाहिए। लेकिन आज देखें मुंबई के रास्तों के हाल देखें,
बैंड्रा वेस्ट तो पूरा खोद के रखा था, वैसे ही सारी मुंबई खोद के रखी है। नाले सफाई हुई नहीं है और भ्रष्टाचार जो इस भाजपा का है वो लोगों के सामने आया। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन ये टीका टिप्पणी करने वालों ने 25 साल क्या किया? नाले सफाई शुरू है, 100% हो जाएगी। जहाँ पानी भरेगा, अगर ठीक से काम, पैसा तो हम देते हैं नाले सफाई को, तो उसे काम कराने की जिम्मेदारी अधिकारी की है, तो उसको भी हम जिम्मेदार पकड़ेंगे। मई में बाढ़ के लिए कोई तैयार नहीं था और उसी का नतीजा है कि नदियों में अचानक पानी का स्तर बढ़ रहा है और जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ठीक ऐसी ही तस्वीरें कर्नाटक से आई, जहां एरागुंडी झरने के पास 5 पर्यटक फंस गए थे। जब गए तो नदी में पानी कम था, लेकिन अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और फिर बचाव अभियान चलाकर 5 पर्यटकों की जान बचाई गई। देखिए, अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो साउथ इंडिया की हम बात करें तो केरला में कल ऑनसेट डिक्लेयर किया गया है। इसी के चलते जो हमारा कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडिया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु घाटी एरिया से इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो सकती है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 26 मई को देश के 9 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। 5 राज्यों में पूरी तरह मानसून बरस रहा है, जबकि 4 राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। केरल, गोवा, महाराष्ट्र समेत उत्तर पूर्व में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि दिल्ली, एनसीआर और पंजाब, हरियाणा में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में रविवार को हुई बारिश ने मई महीने का साल 1901 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर आगे क्या होगा। अभी जून से लेकर जुलाई अगस्त तक बारिश का पूरा सीजन बाकी है, तो क्या मौसम इस बार बर्बादी की तस्वीर दिखाने वाला है? इस सवाल का जवाब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई एक तस्वीर से देते हैं। इसे सैलाब न कहे तो क्या कहें, पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ियां खिलौने की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको तो कोई पता ही नहीं है, तो दिन दहाड़े आगे शुक्र है, देख लिया, सीटियां मार दी गाड़ी में। एक के बाद एक गाड़ी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आए सैलाब की भेंट चढ़ गई। दोस्तों देखो, अभी बहुत सारा नुकसान हुआ है जिगात खाना के इस नाले में, भयंकर बादल फटा है, बहुत सारा नुकसान दोस्तों, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है दोस्तों। गाड़ियां किस तरह से लटक चुकी है, सड़क से बाहर गाड़ियां, 3-4 गाड़ियां बह चुकी है इस भयंकर बाढ़ में। तस्वीरें शनिवार की जरूर है, लेकिन इस बात की गवाही बनकर आपके सामने मौजूद है कि मैदान हो या फिर पहाड़, हर कोने में मौसम का बदला हुआ मिजाज कहर बरसा रहा है। वो ऊपर फटा है बादल, यहाँ पे फटा है बादल, यहाँ वहाँ फटा, आवाज आई बड़ी जोर की, आवाज आई और ये आवाज के साथ विद इन सेकंड में पानी यहाँ पहुँच गया और गाड़ियाँ तिनकों की तरह उड़ गई। भारी बारिश में एक तो नहीं, करीब 1.5 दर्जन गाड़ियां इसी तरह बह गई थी। जरा सोचिए, ये सब कुछ तब हो रहा है जब इस बार भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल से जून महीने के बीच अधिकतम तापमान के सामान्य से ज्यादा रहने और लंबी हीट वेव चलने की भविष्यवाणी की थी। मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी सच मानी जा रही थी, क्योंकि साल 2024 सबसे गर्म साल साबित हुआ था। 2025 के जनवरी महीने में वैसी ठंड भी नहीं पड़ी और लोग डरे हुए थे कि इस बार भयानक गर्मी पड़ेगी, लेकिन मौसम ने जैसे करवट ली है, उसने तो पूरी पिक्चर ही बदल कर रख दी। हमने मौसम वैज्ञानिकों से ये समझने की कोशिश की कि आखिर जो हो रहा है क्या वो बेहद खतरनाक है। देखिए, मानसून का जल्दी आना एक अच्छा संकेत है। हमारा देश जो है कि कृषि प्रधान देश है, जो खरीफ की जितनी आगे फसल की बुआई होगी और सीज़न होगा वो मानसून पे ही डिपेंड करता है कि ऑनसेट कब होता है। अगर देर से आता है तो चिंता हो जाती है, लोग चिंतित हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, मोरल डाउन होता है कि मानसून लेट हो रहा है। जल्दी आने से कम सेंटिमेंट्स बढ़ जाते हैं, एक मोरल बूस्टिंग है कि समय या समय से पहले मानसून आ गया। और वैसे भी
समय से पहले अगर मानसून आता है तो क्या कम से कम जितनी वाटर बॉडीज हमारी थी सूखती हुई चली जा रही थी, रिजर्वर से लेके डैम से लेके पानी निचले से निचले स्तर तक पहुंच गया था, दिक्कत हो जाती पानी की। तो कम से कम वो वाटर बॉडीज तो फुल हो जाएंगी, उन क्षेत्रों में तो फुल हो जाएंगी जिनमें अभी वर्षा पर्याप्त हो रही है, हैवी हो। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में बार बार आंधी तूफान के पीछे मुख्य वजह नमी का ज्यादा आना है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं अपने साथ भारी नमी लेकर आईं और ये नमी पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलकर आंधी तूफान का कारण बनी। सबसे बढ़िया और सबसे ताकतवर जो ट्रिगर होता है वो तापमान होता है। अगर तापमान आपके कम हैं, सामान्य से काफ़ी कम, तो कोई डस्ट स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म नहीं आएगा। तो जैसे कल भी तो नहीं आया, आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई डस्ट स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म आएगा। हो सकता है कल के दिन भी न हो। चांसेस बढ़ रहे हैं कि जब जैसे ही मिड वीक ऑनवर्ड वेडनेसडे के बाद से एक बार फिर से थोड़ी, जब तक इन दिनों में एक दिन मिला के हीट एक्यूमुलेशन होता रहता है, और जब वो हीट बढ़ जाती है उस स्तर तक कि जिसमें वो एक ट्रिगर का काम कर सके, वो फिर एक कैटालिस्ट बन के और बाकी परिस्थितियां अनुकूल हों तो वही डस्ट स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म या थंडर शावर, लाइटनिंग उसके कारण ही हो। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग दिल्ली से मुंबई तक ऐसे असामान्य मौसम के पीछे एक मुख्य वजह है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ गई है, जिसकी वजह से मई महीने में भी सावन जैसी भारी बारिश और तूफान की घटनाएं बार बार हो रही हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए अब इजाजत। कल रात 8 बजे भारत की बात में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।